नमस्कार भारत न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक और बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन समेत कई मुस्लिम देशों से खुलकर कहा है कि वे इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य करें और अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हों। ट्रंप का दावा है कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति, आर्थिक मजबूती और नया रणनीतिक गठबंधन बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या फिलिस्तीन मुद्दे को दरकिनार करके अरब और मुस्लिम देश इसराइल से दोस्ती कर पाएंगे? पाकिस्तान जैसे देश जो दशकों से फिलिस्तीन के समर्थन और इसराइल विरोध की नीति पर चलते रहे हैं, क्या अब अमेरिकी दबाव के आगे झुकेंगे? गाजा युद्ध के बाद अरब दुनिया में इसराइल के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। ऐसे माहौल में ट्रंप का यह प्रस्ताव केवल कूटनीतिक पहल नहीं बल्कि पश्चिम एशिया की पूरी राजनीतिक दिशा बदलने की कोशिश माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये शांति का नया रास्ता बनेगा या मुस्लिम दुनिया में नए राजनीतिक विस्फोट की शुरुआत करेगा? और करेंगे चर्चा का दो खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे हम इन बातों को समझने की कोशिश करें। ब्रिगेड वीरेंद्र सुलाधिया हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, तो धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और कर्नल एस एस पठानी है हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, सर शुक्रिया समय देने के लिए सर। और जय हिंद सर। शुरुआत करूंगा ब्रिगेडियर वीरेंद्र सुलाधिया सर से। सर, अमेरिकी समर्थक गठबंधन बनाना चाहता है, क्या लगता है आपको कि ये जो कोशिशें हैं ये ईरान युद्ध खत्म होने के बाद पश्चिम एशिया में एक नया अमेरिकी समर्थक गठबंधन तैयार किया जाए जिससे इसराइल और प्रमुख अरब देश एक साथ हो, और क्या ये मुमकिन है सर? बिल्कुल। आप देखें कि पहले तो नमस्कार आप सबको, अपने व्यूअर्स को और सारे को पैनलिस्ट को। देखिए, ये जो यूएस जो नया अब्राहम अकॉर्ड के बारे में बात कर रहा है, ये कोई नई चीज तो है नहीं। जी 2020 में ये पहले भी एक बार ट्राई किया जा चुका है, जिसमें कुछ मुल्क इसके अंदर सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, जॉर्डन और इन देशों को बीच में लाना चाह रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि ईरान वॉर के बाद जो इम्पैक्ट उसकी डिफेंस फोर्सेस पे हुआ है और जो इम्पैक्ट ईरान ने वेस्ट एशिया पे किया है, उसको अलग थलग किया जा सके। अब इसमें फायदा किसका है? फायदा इसमें तकरीबन तकरीबन सबका है। क्यों? क्योंकि नुकसान जो है वो वेस्ट एशिया में सारे मुस्लिम कंट्रीज का भी हो रखा है। अगर सारे मुस्लिम कंट्रीज मिलकर के यूएस के साथ हाथ मिलाते हैं इस अब्राहम अकॉर्ड में और इसराइल को भी साथ ले लेते हैं, तो मोटा मोटा जो एक बड़ा झगड़ा है वो खत्म हो जाता है। इसमें जो अपना अमेरिका है वो शांति ही नहीं बल्कि इस इलाके में इसराइल का एक वर्चस्व भी वहां पे लेकर के आता है। इसमें बाकी सबको फायदा है, जैसे कि अब यूएस ग्रेटर अलायंस बना देता है, अपना इन्फ्लुएंस वहां पे एरिया में बढ़ा देता है, अपने इकोनॉमिक और डिफेंस बेनिफिट्स उसको इतने हो जाएंगे कि वो अपने नई वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करेगा और अपने रिटर्न्स लेगा। जो यूएई और बाकी सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका नुकसान हुआ है। उन्होंने देखा है कि ईरान के साथ जाके हमारे को कोई फायदा नहीं है। आज सारे समझदार हो रहे हैं, सबको पता है कि तेल सारी उम्र तो चलना नहीं है। अपना डाइवर्सिफिकेशन सबने करना है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए सबको टेक्नोलॉजी चाहिए। आज टेक्नोलॉजी डेजर्ट में अगर आपने फूड ग्रो करना है या बाकी चीजें करनी है तो इसराइल के पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसलिए मेरे को तो लगता है कि ये सब मिल करके मुमकिन है कि ये अकॉर्ड हो जाएगा सबके लिए। सिर्फ चंद कुछ देश हैं जिनके लिए बहुत मुश्किल होगा थोड़ा सा इसके अंदर शामिल होना, क्योंकि उनका अपना अंदर राजनीतिक वर्चस्व भी इसके ऊपर है कि वो इसराइल के खिलाफ थे। जैसे कि पाकिस्तान हो गया, जैसे कि यूएई हो गया, जैसे कि आपका कतर हो गया। इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर इतना मुश्किल नहीं है। आफ्टर ऑल डिप्लोमेसी और अकॉर्ड्स के साथ और पीस टॉक्स के साथ काफी मुद्दे जो हैं वो हल हो जाते हैं। अल्टीमेटली देश चाहता क्या है? देश चाहता है कि उसके जितने भी लोग उसके अंदर जो रह रहे हों वो सब समृद्ध हों, सब शांति से रहें और उसका एक इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा बातचीत चलती है। ठीक है सर, मैं करता हूँ, मैं करूंगा कर्नल एस एस पठानी सर का। सर, एक बड़ी अजीब सी बात भी सामने है, चौंकाने वाली बात है, जिसमें पोस्ट में ट्रम्प साहब ने कहा है कि ईरान को भी जोड़ लिया जाए इसके अंदर। ट्रम्प ने कहा कि अगर ईरान उनके साथ समझौता करता है तो उसे भी अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनाना सम्मान की बात होगी। सर, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये मुमकिन है कभी? इसराइल को मान्यता नहीं देना चाहता पाकिस्तान और बाकी देश उनके साथ जुड़े हुए जो सऊदी अरब भी, और वहीं पर ये बात आती है कि ईरान
भी इसका हिस्सा हो सकता है, बन सकता है, और सम्मान की बात होगी। देखिए साहिल जी, हम इन दोनों मुद्दों को थोड़ा अलग अलग एनालाइज करेंगे। जी। पहला मुद्दा ये है कि इस समय बात चल रही है कि ये जो वेस्ट एशिया में वॉर है, जिसके अंदर 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, उसका सोल्यूशन कब निकलेगा। अभी उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इस समय जो बॉटल नेक्स है या फ्रिक्शन पॉइंट बोल लीजिए, आप एरिया बोल लीजिए, क्यों ये समझौता नहीं हो पा रहा है। इस पे जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है वो ये है न्यूक्लियर रिलेटेड, इनकी जो भी एनरिचमेंट का प्लान है या ये न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है ईरान, तो उसके लिए अलग अलग जो स्टेटमेंट है वो आ रहे हैं। और आपने गौर किया होगा कि इनकी जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, सारे स्टेटमेंट उससे आ रहे हैं। सो दैट इंडिकेट्स कि इस समय जो कंट्रोल है ईरान का वो उनके पास, रिपब्लिक गार्ड के पास। और ये रिपब्लिक गार्ड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग प्रोविंस में फैला हुआ है, देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल। दूसरी जो सिचुएशन इस समय वरीसम है फॉर एंटायर वर्ल्ड, दैट इज हॉर्मुज स्टेट को ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है, और उसके बाद नेवल ब्लॉकेड यूएसए ने लगाया हुआ है। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, ये सारी चीजें फंसी हुई हैं। तो इस समय अगर हम ईरान की बात करें, जितना ये ज्यादा लंबा युद्ध खींचेगा, ईरान उतना ही टूटता जाएगा। उसके अंदर अभी ना तो शिप आ रहे हैं ना जा रहे हैं, और कितनी देर उसने अपने जो स्टॉकिंग की होगी इमरजेंसी या रिजर्व स्टॉकिंग, उसके साथ कितनी देर वो टिकेगा, ये सवाल है। और दूसरी तरफ आप ट्रंप या रूबियो के बयान देखें, वो बड़े क्लियर है, कहते हैं जी हमें कोई जल्दी नहीं है। तो जब यूएसए को जल्दी नहीं है तो दे आर फटीगिंग देम आउट, और कहीं ना कहीं वो एक सिचुएशन आएगी जहां पे ईरान को घुटने टेकने पड़ेंगे, where they can claim victory। अभी हम अब आते हैं आपका जो दूसरा सवाल है। एक ब्यूटीफुल फ्रेज था, मैंने बचपन में पढ़ा था, दैट इफ यू वांट टू रीच द रूफ टॉप एम फॉर द मून। ये आप एब्रेशन छोड़ दीजिए, जो जो भी अब्राहम अकॉर्ड की बात करिए, इसके साथ कोई लिंक बनता नहीं है। और इसमें इसमें सबसे ज्यादा कष्ट किसको है, ईरान को। क्योंकि अगर हम पूरी ये खाड़ी देश ले लें या वेस्ट एशिया ले लें, उसके अंदर इसराइल का वर्चस्व बना हुआ है। दे नीड नॉट टू मेक इट बिकॉज दे आर ए न्यूक्लियर पावर। उनको अपोज कौन कर रहा है, 2 नेशन के लिए, फिलिस्तीन के लिए ईरान। ईरान फोर फ्रंट पे लड़ रहा है, और उस चक्कर में ईरान ने अपनी जो गल्फ कंट्रीज है उनको भी अपना दुश्मन बना लिया है। अभी आपने पीछे सुना होगा कि पाकिस्तान ने अपने 10,000 सैनिक भेजे हैं सऊदी अरेबिया में, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट whom, नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूएसए, बट टू हैव ए प्रोटेक्शन फ्रॉम द ईरान। तो वहां पे जो जियो पॉलिटिक्स है दैट इज चेंजिंग वेरी रैपिडली, वेरी डायनामिकली। और हर देश को, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे ईरान हो या पाकिस्तान हो, हर एक कंट्री अपने जो है स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख रही है। अभी आने वाली सिचुएशन में ये कैसे खुल के सामने आता है। और ये जो 60 दिन का इन्होंने जो टाइम दिया हुआ है कि 60 दिन के अंदर हम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाएंगे, उसके बाद 30 दिन के अंदर वो माइंस वगैरह क्लियर करेंगे, तो ये बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि थिंग्स आर इन ऑफिंग। डिप्लोमेटिकली क्या हो रहा है, वी आर नॉट अवेयर। ईरान के अंदर क्या है, आयरन कर्टन लगा हुआ है, वी आर नॉट अवेयर, वी कैन ओनली स्पेकुलेट। So what I feel is the mere strategy of fatiguing your enemy out is going to work out in favor of USA। और जब यूएसए जो है उसके इस रीजन के अंदर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ईरान का जो दबदबा था बिकॉज ऑफ इट प्रॉक्सीज, हमास, उसके बाद देख लीजिए लेबनान में, देख लीजिए हुतीज, देख लीजिए, वो आस्ते आस्ते भी खत्म हो रहा है। जिस तरीके से हमास को इन्होंने गाजा में खत्म किया है, और ये जस्टिफाई करेंगे कि भाई ये हमारी डिफेंसिव नीड है, हम नहीं चाहते कि हमारे जो डिफेंसेस हैं वो वल्नरेबल हो। और उसके बाद अभी 3 सिचुएशन मेरे हिसाब से सामने आ सकती है। हॉर्मज स्टेट खुलेगा, ईरान जो है न्यूक्लियर परसूट से तौबा करेगा, जी। और उसके बाद ये 2 चीजें जब अमेरिका ले लेता है, सो बाकी जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, दे विल मेक ए काइंड ऑफ ए सिस्टम वेयर ईरान डजंट वायलेट द प्रोविजंस एंड शांति प्रिवेल करे। उसके बाद ये जो अभी इन्होंने दाना फेंका है कि ये जो बात कर रहे हैं हम कि ईरान भी उसका हिस्सा बनेगा, वेलकम, व्हाई नॉट। तो उसके बाद ये चीजें आस्ते आस्ते कैसे बदलती हैं, कैसे रिएक्शन आते हैं
दूसरे कंट्री, बिकॉज इट कांट बी इंसुलेटेड ना। अभी चाइना भी बैठा हुआ है, रशिया भी बैठा है, उनके भी अपने इंटरेस्ट है इस रीजन में। ट्रंप तो का पूरा दबदबा तो है नहीं इस समय, उनसे क्या रिएक्शन आता है, यूरोपियन यूनियन से क्या रिएक्शन आता है, ये सारी चीजें जो है आस्ते आस्ते खुलेंगी। फॉर द टाइमिंग इट्स ओके, एज लॉन्ग पीस प्रिवेल्स, और दुनिया की जो सफरिंग है दैट कम्स टू एंड बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, विल वेलकम द मूव। ठीक सर, मैं करता हूँ दोबारा मैं करूंगा ब्रिगेडियर सर का। सर जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं कि शामिल करने की, तो पाकिस्तान का इस पे क्या स्टैंड होगा? इमरान खान ने भी शामिल होने से इनकार कर दिया था, और ट्रम्प ने पिछले कार्यकाल में पाकिस्तान को इब्राहिम समझौते से जोड़ने की कोशिशें की थी, लेकिन तब इमरान खान ने समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया था और साफ कहा था कि दो राष्ट्र समाधान नीति के खिलाफ वो है, और इसराइल को मान्यता देने के खिलाफ थे, और जिन्ना भी इस चीज के खिलाफ थे। तो अब अगर ये बातें हो रही हैं, तो पाकिस्तान के अंदर किस तरह का भूचाल जो है वो आ सकता है, और पाकिस्तान को फोर्स किया जाता है खासतौर अमेरिका द्वारा। देखिए, अमेरिका पाकिस्तान को अगर इन्वॉल्व करना चाहेगा तो वो किसी भी हद तक जा सकता है उसको इन्वॉल्व करने के लिए। आप जानते हैं आसिफ मुनीर बेशक उसके लिए मुश्किल है, लेकिन आसिफ मुनीर को एकदम डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स को मना करना उसके हक में भी नहीं है, ना उस कंट्री के फेवर में है, और ना ही उसको इकोनॉमिकली वाइबल है। हाँ, आप उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके ये एकदम खिलाफ है, क्योंकि आपके पाकिस्तान के जो पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। जिस देश के लिए इतनी कटुरता भर रखी हो आपके पूरे समाज में, आप एज ए नेशनल पॉलिसी आपने उस कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा हो, आप उसके साथ समझौता करें, ये एक बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन अभी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में आप देखिए, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को समझिए, वो अभी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिल करके किसी तरह से अपने आप को इस इकोनॉमिक ब्रेकडाउन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। उनके पास रास्ते बहुत कम हैं, इंटरनली उनके अंदर वैसे ही जंग लगी हुई है। अगर उनको 4 पैसे बाहर से यूनाइटेड स्टेट्स से किसी तरह से डिफेंस एड मिल जाए, और अगर वो रिकॉग्नाइज कर लें तो इस अकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाएं, तो अपनी कंट्री को तो वो किसी ना किसी तरीके से थोड़े टाइम के लिए विद मिलिट्री माइट कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको ये सब एड नहीं मिली और अगर वो सारे साइड पर हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको एक दरकिनार कर दिया, एक साइड पे रख दिया, तो वैसे भी उनकी हालत जो है वो बहुत खराब हो जाएगी। इन द लॉन्गर रन आपने देखा होगा उधर के जितने जर्नैल हैं, कोई ऐसा आपको कोई लीडर दिखेगा नहीं, कोई उनका कोई ब्यूरोक्रेट दिखेगा नहीं, कोई उनका डिफेंस आदमी दिखेगा नहीं जो रिटायरमेंट के बाद यूएस अपना पाकिस्तान के अंदर रहता हो। मोस्टली आपको यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इधर बाहर ही मिलेंगे सारे के सारे। ये किस टाइम पे अपने देश को बेच जाए इनका कोई भरोसा नहीं है। इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कड़वा घूट ही सही, लेकिन पाकिस्तान को ये कड़वा घूट पीना ही पड़ेगा अपने देश को थोड़ा बहुत इकोनॉमिक मेल्टडाउन से उभारने के लिए। ठीक है सर, मैं करता हूँ, मैं रुक करूंगा कर्नल सर का। सर गाजा युद्ध के बाद अरब देशों के लिए इसराइल से रिश्ते संभव दिखते हैं क्या? अब्राहम अकॉर्ड्स फिलिस्तीन मुद्दे को कमजोर करने की रणनीति बनता जा रहा है। देखिए साहिल जी, इस समय जो दुनिया में बातें चल रही हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर बिलीविंग इन कि इसराइल जो है ग्रेटर इसराइल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने लेबनान में भी घुस गया है, बाकी जगह भी घुस रहा है। अभी सवाल ये है कि अगर हम टू नेशन थ्योरी की बात करें, लॉजिकली होना चाहिए, बिकॉज यू कांट थ्रो अवे द फिलिस्तीन। बट सवाल ये है, इस समय इसराइल ईरान को छोड़ के किसी भी कंट्री के इसराइल के साथ दुश्मनी नहीं है, बिकॉज उसके लिए उनके पास एक न्यूक्लियर थ्रेट है जो हर जगह वो एक्सपोज करना चाहते थे। और ईरान ने जब अपनी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म डिसाइड की तो उन्होंने बोला कि इसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो। उसको उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। 47 साल से वो सैंक्शन झेल रहे हैं, उसके बाद भी 440 केजी यूरेनियम एनरिच जो है उन्होंने 60% तक कर लिया है। तो ये किस लिए बना रहे हैं? वो यूएसए पे तो अटैक करेंगे नहीं, ना ही सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करेंगे।
ईरान इज द ऑब्वियस चॉइस एंड टारगेट फॉर देम। अभी इस समय आप ये भी देखेंगे कि शहबाज शरीफ और जो मुनीर है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टू बैलेंस बिटवीन द चाइनीज एंड अमेरिकन इनके साथ, बिकॉज ये दोनों नावों पे सवार होके कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़े और इकोनॉमिकली अपने आप को कंसोलिडेट करें। अभी शहबाज शरीफ गया हुआ था चाइना में, और अमेरिका जो है वो चाइना से इस समय बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी बहुत ज्यादा पावर है, और उसकी सैंक्शन जो है इस समय, मान लीजिए पाकिस्तान अपोज करता है विद 8 बिलियन रिजर्व, आईएमएफ जो है वो किसके कंट्रोल में है, वर्ल्ड बैंक किसके कंट्रोल में है, अमेरिका के। और इस समय अगर पाकिस्तान अगर गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर जब सैंक्शन लगेंगी वो पूरी तरह से एक ब्रिंक ऑफ डिजास्टर पे पहुंच जाएगा, जहां पे उसको अपने जो इंटरनल विद्रोह है उसका भी सामना करना पड़ सकता है। तो पाकिस्तान इज वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस, सो इज द चाइना एंड सो इज द यूएसए। अभी ये जो 10,000 की इन्होंने फौज भेजी है, ये मतलब लेट्स अज्यूम इट कि अपने नो दे हैव टेकन द ब्लेसिंग ऑफ ट्रम्प, और ये एक नैरेटिव गेम खेली जाती है इस लेवल के ऊपर, जहां पे आप कहते कुछ है करते कुछ है, मैसेज किसी को दे बोलते हैं पहुंचाते किसी और को है। तो दे इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड अफेयर एट द मोमेंट। और मेरे को नहीं लगता है कि जिस तरीके से भी आज उन्होंने इनके ऊपर लिमिटेड असॉल्ट भी किया है, एयर अटैक भी किया है, ड्रोन अटैक भी किया है ईरान के ऊपर, सो दैट इज इंडिकेशन दैट अगर आप सोचेंगे एक हफ्ते के अंदर सब चंगा हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी हंकी एंड डोरी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एंड ट्रम्प हैज गॉट द टाइम टू वेट, उसको क्या तकलीफ है, लगे रहो। ईरान जो है दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा है। यूक्रेन की हालत आपने देख ली, 4 साल से ज्यादा खिंच गया टाइम, इनका भी 3 महीने का पीरियड होने जाएगा, खिंचता जाएगा। 2 महीने का तो अभी लग ही रहा है कि 60 डेज की इन्होंने जो विंडो क्रिएट की है सीज फायर के लिए, 60 दिन तो मान के चलिए, unless some miraculous thing happens। और भुगतना किसको पड़ रहा है? आई ऑलवेज बीन सेइंग कि व्हेन द टू एलिफेंट्स दे फाइट, इट इज अ ग्रास विच गेट क्रश्ड, और ग्रास इस केस में ईरान के लोग हैं। यूएसए में लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक देर सर। हैप्पी, ईरान की वहां तक बार ही नहीं है। इसराइल जो है वो अपना लेबनान में अपना उन्होंने चला रखा है ऑफेंसिव, और वो सीज फायर हो ना हो, दे आर कंटिन्यूइंग विद इट। ठीक है सर, मैं करता हूँ आपको दोबारा, मैं करूंगा ब्रिगेडियर सर का। अच्छा सर, ट्रम्प द्वारा ईरान को समझौते से जोड़ने का प्रस्ताव कितना व्यवहारिक लगता है आपको? क्या पश्चिम एशिया में नया शक्ति संतुलन चीन और रूस को चुनौती देगा? अरब देशों में जनता और सरकारों की सोच इजराइल मुद्दे पर कितनी अलग होगी सर? देखिए, ये एक सोच है जो कि यूएस ने बोली है कि भाई ईरान को भी हम इस समझौते के अंदर जोड़ सकते हैं। आप इमीडिएटली सोचिए कि पहले तो ये युद्ध ही समाप्त नहीं हुआ है। युद्ध अमेरिका अपने टर्म्स पे समाप्त करना चाहता है, ईरान अपने टर्म्स पे समाप्त करना चाहता है, और इसमें सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है एनरिच्ड यूरेनियम। आप सब और हम सब जानते हैं कि यूएस एनरिच्ड यूरेनियम लेने बिना मानेगा नहीं, और ईरान एनरिच्ड यूरेनियम देगा नहीं। इसके बीच का समाधान अगर कोई निकलता है कि एनरिच्ड यूरेनियम किसी और कंट्री में रखा जाए, ऐसा भी सोचा जा रहा है। पर कोई देश जिसने इतने सैंक्शन सह करके, इतना सब कुछ सह करके और इस लेवल पे अपनी एक टेक्नोलॉजी लेकर के आया है, उससे हाथ धो देगा, ये एक बहुत ही मुश्किल सी बात है। और जैसे कि पठानिया साहब ने भी बताया कि यूएस कोई जल्दी में नहीं है। यूएस उसको लंबा टाइम दे करके उसको ऐसी हालत में ले आएगा कि ईरान किसी ना किसी तरीके से बात माने। अगर किसी ना किसी तरीके से बात मान लेता है, और अगर वो ईरान को और दूसरे देशों को, मुस्लिम देशों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है, उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो आपस में उस समझौते का थोड़ी देर के लिए, जब तक वो करते हैं, उसका एक आदर करें। इमीडिएटली ईरान इस समझौते में आ जाएगा ऐसे लगता नहीं है, ऐसे नजर नहीं आता है, लेकिन पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, कल को क्या पता यूएस ही बोल दे ओके एनरिच्ड यूरेनियम आप रख लो, लेकिन इस समझौते में आ जाओ, आपके हम सारी साइट्स को विजिट करेंगे, और इस टाइप की कोई बात आ जाए बीच में। तो लंबे अरसे में देखने के लिए पॉलिटिकली और
डिप्लोमेटिकली किस करवट, जो कहते हैं ना ऊंट किस करवट बैठता है, ये उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ईरान जो है वो इस समझौते में शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जहां तक बात है कि होगा कि नहीं होगा, पॉसिबिलिटीज दोनों हैं, दो रिमोट, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको नजरअंदाज इस पॉसिबिलिटी को नहीं किया जा सकता। ठीक है सर। पठानिया सर, इस तरह देखिए हम इस चीज को कि जिस तरह नाटो बना था तो अमेरिका चाहता है कि वैसा ही कोई ऐसा बनाया जाए, इस इन देशों को जोड़ के, मुस्लिम देशों को जोड़ के, क्योंकि वो इसराइल की साथ में लाने की बात कर रहा है हमेशा। युद्ध भी इसराइल के साथ ही शुरू किया था, इसराइल फर्स्ट कर दिया था, अमेरिका सेकंड करके। जी सर। देखिए, अगर हम इसराइल और यूएस की रिलेशनशिप देखते हैं तो ईरान इज ए प्रोडिजी ऑफ यूएसए, राइट? लेट्स सी देम एज वन एंटिटी। ये अमेरिका और इसराइल एक ही है, राइट? और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें, वो ईरान है, जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। बाकी तो किसी कंट्री को वो तंग नहीं कर रहे हैं ना, वो वैसे ही उनके साथ हैं। कल को क्या होगा ये कहना मुश्किल है, बट लॉजिकली ईरान विल नेवर कम ऑन बोर्ड विद द यूएसए। अभी उनकी मजबूरियों का जो एक्सप्लॉइटेशन है, और मैं लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, मेरी असेसमेंट, इट मे गो रॉन्ग, फाइनली ईरान को झुकना पड़ेगा। उसको यूरेनियम एनरिचमेंट का सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा, उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम जो परसूट में है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद अपनी जो प्रॉक्सीज हैं उसके ऊपर भी उसके ऊपर अंकुश लगाएगा। अमेरिका उनको क्या देगा एक एज ए कंसोलेशन प्राइज कि ठीक है, आप अपनी बैलिस्टिक मिसाइल जो है आप डेवलप करते रहिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, बट विल इंस्पेक्ट इट सो दैट यू डोंट बिकम ए थ्रेट टू द वर्ल्ड। तो वो रियायत वो कर सकता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है अमेरिका खुलवा लेगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ये हो भी रहा है, यूरोपियन कंट्री या जो कंट्री से ज्यादा इफेक्टेड है उनका प्रेशर ईरान पे बढ़ रहा है। अरब कंट्रीज दे वांट अमेरिका टू कंटिन्यू विद दिस वॉर, बिकॉज जितना उनका नुकसान होना था हो चुका है। यूएई जो सबसे आगे चल रहा था, दे हैव गॉन 10 years बैक। इफ इट कंटिन्यूज फॉर अनदर लेट्स से मंथ और सो और 2 months, दे विल गो 20 years बैक। उनकी टूरिज्म की धज्जियां उड़ जाएंगी। दे विल बिकम वन ऑफ दोज पीपल विच आर सर्वाइविंग फॉर देमसेल्फ, जैसे पहले डेजर्ट पे करते थे। इनके पास ना ऑयल रहेगा, ना इनके पास टूरिस्ट रहेगा, जो इनकी बैकबोन है इकोनॉमी की। ये लोग क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को दिख रही हैं, और कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो चल रहा होगा। लेट्स अज्यूम दैट अदर कंट्रीज आर प्रेशराइजिंग ईरान, इंक्लूडिंग चाइना। चाइना डजंट वांट टू सफर ऑन अकाउंट ऑफ दिस वॉर व्हिच इज गोइंग ऑन। रशिया जो है वो दूर से मजे ले रहा है, बिकॉज उसका अपना जब मन करता है वो यूक्रेन में जाके अपने जो उनके नए नए वेपन बनते हैं उनको एक्सपेरिमेंट करता रहता है, दुनिया को मैसेज देता रहता है। नाटो जो है वो दिन ब दिन वीक हो रहा है। तो बहुत ज्यादा चर्निंग हो रही है, और इस सिचुएशन में टू मेक ए असेसमेंट एंड प्रेडिक्शन व्हिच कुड बी 100% or 90% too, it's very very difficult. The fog of war is very very deep. You can't really penetrate and see into that. ठीक है सर, आप दोनों बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। अपना बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ब्रिगेडियर वीरेंद्र शुक्ला सर आपका भी, और कर्नल सुब्रमण्यम सर आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए सर। Thank you, Vininder. तो God साफ, bless you. थैंक यू सर, थैंक यू। और साफ है, पश्चिम एशिया की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। ट्रंप की कोशिश केवल इजराइल और मुस्लिम देशों के रिश्ते सुधारने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे नया वैश्विक शक्ति संतुलन बनाने की रणनीति भी छिपी है। लेकिन फिलिस्तीन, गाजा युद्ध और अरब देशों की घरेलू राजनीति इस रास्ते की सबसे बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ये फैसला सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन सकता है। अब देखना होगा कि ट्रंप की पहल शांति का रास्ता खोलती है या मुस्लिम दुनिया में नया भू राजनीतिक टकराव पैदा करती है। रियल इशू में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।